दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में 2 निजी अस्पतालें बनी कोविड-19 अस्पताल। ओमान में दक्षिण गुजरात के 150 सहित 6000 भारतीय कामगार फंसे, भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। अतुल कंपनी के मैनेजर पर हमले के मामले में एक गिरफ्तार, 3 वांटेड घोषित। तीनों संघ प्रदेशों की OIDC अब भंगार का व्यवसाय भी करेगी। अब समाचार विस्तार में। कोरोना को हराने कलम 144। जिला में आते लोगों को अनिवार्य क्वारंटाइन, घर घर पर चिकित्सक इलाज। वलसाड वहीवटी तंत्र की चुस्त कामगिरी। वलसाड जिला औद्योगिक जिला माना जाता है। कोरोना महामारी में जिला में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज का अंक 485 पर पहुंचा है, मृतक अंक 44 पर पहुंचा है। तब कोरोना की लड़ाई में वलसाड वहीवटी तंत्र ने सख्त कामगिरी शुरू की है। इस मामले वलसाड कलेक्टर R रावल ने जानकारी देते बताया कि वलसाड जिला में दर्ज हुए कुल केस में वापी विस्तार के 50% केस है। जिला वहीवटी तंत्र और चिकित्सक सच्चे कोरोना वॉरियर्स बनकर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वापी में बड़ी मात्रा में कामदार रहते हैं। छोटी बड़ी कई कॉलोनी आई है। एक तरफ मुंबई नज़दीक है तो दूसरी ओर सूरत। इसी के साथ संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली भी पड़ोस के प्रदेश है, जिसको ध्यान में रखकर वापी में कोरोना महामारी बढ़ रही है। अब आने वाले दिनों को ध्यान में रखकर इस संक्रमण को रोकने वहीवटी तंत्र ने जरूरी कामगिरी शुरू की है, जिसमें जिला के सभी घर का सर्वे करने का। जिला में 30 जितने धन्वंतरी रथ घुमाने में आ रहे हैं। जुकाम वाले मरीजों की जांच कर स्क्रीनिंग किया जा रहा है। उसी के साथ आने वाले दिनों में डॉक्टर घर घर जाकर जांच कर इलाज करेंगे। आयुर्वेदिक काढ़े द्वारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने काढ़े के सेवन सहित सबसे असरकारक जिला में 144 की धारा लागू करने में आई है। साथ ही में औद्योगिक विस्तार में कामदारों का अनिवार्य स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन और जिला बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वापी जिला में 5000 जितने रजिस्ट्रेशन उद्योग है। 6 GIDC के उद्योग में करीबन 1.40 लाख जितने कामदार दर्ज हुए हैं, जिन सभी की आरोग्य जाँच करने जिला में विशेष टीम तैनात करने में आई है, जिसके बाद आने वाले दिनों में सभी इकायत में कामदारों का चेकिंग किया जाएगा। जिला में टेस्टिंग कम होने की जो बात सामने आई थी, उस अंतर्गत कलेक्टर ने बताया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जिला में ICMR और आरोग्य विभाग के नियम अनुसार टेस्टिंग किया जा रहा है। आने वाले दिनों में 150 जितने लोगों का एंटीजन टेस्टिंग भी किया जाएगा। हमारा एक्शन प्लान मुजब नंबर 1 અમે હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે કર્યું છે, ચાલુ કર્યું છે। ધન્વંતરી રથનું પ્રમાણ ચાલુ કર્યું છે। 30 જેટલા ધન્વંતરી રથ ઘરે ઘરે ફરે અને કેસો શોધી લાવે। શરદી ખાંસી તાવવાળા જે કંઈ કેસો મળે અમને એ લોકોનું સ્ક્રીનિંગ થઈ જાય। ગઈકાલથી મેં એવું પણ કર્યું છે, ચાલુ કરાવ્યું છે કે ડૉક્ટર દર્દીના ઘરે જ જાય, ત્યાં જ દવા આપી આવે। આખા દિવસમાં જેને પોતાને તકલીફ હોય ત્યાં કંટ્રોલ રૂમ પર નામ નોંધાવે, સાંજે ડૉક્ટર ઘરે વિઝિટ લે। સાથે સાથે અમે 144મી કલમ પણ વિચારી રહ્યા છીએ કે આ વિસ્તારમાં, શહેરી વિસ્તારમાં, કે લોકો બિનજરૂરી 4થી વધારે ભેગા થઈને ટોળ ટપ્પા ન મારે અને ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળે। સાથે સાથે એક નવો અમે નિયમ આજથી અમલમાં મૂકીએ છીએ કે કોઈપણ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવનાર શ્રમિક જો પરપ્રાંતીય હશે તો જિલ્લા બહારથી આવતું હશે તો એનું ફરજિયાત સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવશે, એને ક્વોરન્ટાઇન કરાવવામાં આવશે અને ફરજિયાત જે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એમ્પ્લોયરે એની નોંધણી પોલીસ સ્ટેશનમાં કરાવવી પડશે। સમગ્ર જિલ્લાની અંદાજિત આપણા ત્યાં લગભગ 5000 જેટલા નાના મોટા યુનિટો રજિસ્ટર્ડ છે। આપણી 6 GIDC મોટી છે। વાપીની GIDC સૌથી મોટી છે અને લગભગ 1,40,000 જેટલા લેબર્સ આપણા ત્યાં નોંધાયેલા છે। એટલે સ્વાભાવિક રીતે અમે GIDCના ઓફિસર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી ઓફિસર, અલગ અલગ ઓફિસરોની એ પણ ટીમો અમે બહાર પાડી છે અને ચેકલિસ્ટ આપી છે કે ચેકલિસ્ટ મુજબ આ ટીમ પણ રોજે રોજ એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટનું ચેકિંગ કરી રહી છે કે ટેસ્ટિંગ એ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ, ICMR અને ભારત સરકારની આરોગ્ય વિભાગની જે કોઈ ગાઈડલાઇનને સુસંગત કાર્યવાહી થતી હોય છે
અને એ રીતે ટેસ્ટિંગનું પ્રમાણ રોજ બરોજનું વધે એના માટેના પણ તંત્રના પ્રયાસો છે. હવે અમે એન્ટીજન ટેસ્ટનું પણ શરૂઆત આ જિલ્લામાં કરી છે, રોજના 150 લેખે, એ પણ કે જેથી કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિને તાત્કાલિક રીતે એને ટેસ્ટ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિ જાણી શકે. એ વસ્તુ ચોક્કસ છે કે વલસાડ જિલ્લામાં જે કેસો છે એમાંથી 50% કેસોનું પ્રમાણ વાપી વિસ્તાર. એના એક બે કારણો આપણે અવલોકનમાં લઈ શકીએ કે વાપી મોટો ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે. અહીંયા એટલા લેબરોનું પ્રમાણ પણ એટલા મોટા પ્રમાણમાં છે, કોલોનીનું પ્રમાણ એટલા મોટા પ્રમાણમાં છે, મુંબઈ નજીક છે, સુરત નજીક છે, વચ્ચેનો આ વિસ્તાર છે. સ્વાભાવિક રીતે લોકોની આવન જાવનનું પણ પ્રમાણ એટલું વિશાળ છે. બાજુ દમણ, સેલવાસ આ પણ એડજોઇનિંગ વિસ્તાર છે. પણ અમે એક નક્કર પગલાં લેવાનું ચાલુ કર્યું છે. वीआईए द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 वॉर रूम सेंटर वलसाड जिला समाहर्ता आर रावल के हाथों कोविड-19 वॉर रूम सेंटर खुला किया गया। वलसाड जिला में दिन ब दिन कोरोना महामारी के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। वलसाड जिला में 6 जितनी औद्योगिक इकायतें भी आई है। दिन ब दिन कोरोना महामारी में पॉजिटिव मरीज की मात्रा बढ़ रही है। तब इस महामारी को ध्यान में रखकर वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा कोविड-19 वॉर रूम सेंटर का आयोजन करने में आया है। वीआईए हॉल में शुरू किए कोविड-19 वॉर रूम सेंटर को मंगलवार के दिन वलसाड जिला कलेक्टर आर रावल के हाथों खुला करने में आया था। इस अवसर पर कलेक्टर आर रावल ने एसोसिएशन के लिए शुभकामनाएं दी थी और बताया कि वापी औद्योगिक विस्तार है, यहाँ के कामदार, यहाँ के लोग की चिंता कर वीआईए ने अद्भुत कामगिरी की है। कोविड-19 वॉर रूम विशेष जरूरी है। कोरोना के खिलाफ अब हमें 2 फुट पर या डिफेंसिव नहीं परंतु फ्रंट फुट से खेलकर कोरोना से लड़ना है। आयोजन में औद्योगिक इकायत के उद्योगकार, चिकित्सक और वहीवटी तंत्र ने मिलकर प्रयास शुरू किए हैं। नए शुरू किए कोविड वॉर रूम सेंटर में विशेष सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड की व्यवस्था करने में आई है। सीसीटीवी कैमरे से सज्ज शहर के विस्तार का यहाँ मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिस अंतर्गत लोग मास्क पहने बिना हो, वाहन में सफ़र के दौरान नियम का भंग कर ज़्यादा मुसाफिर भरे हो तो उस प्रकार के नियम का भंग करने पर कार्यवाही की जाएगी, जिस अंतर्गत पुलिस और आरटीओ विभाग को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ संक्रमण को रोकने वहीवटी तंत्र द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वीआईए द्वारा शुरू किए कोविड-19 वॉर रूम में कामदारों को कोरोना के लिए उपयोगी ट्रेनिंग, पॉजिटिव मरीजों के लिए मार्गदर्शन और रजिस्ट्रेशन सहित कामगिरी की जाएगी। પહેલાં તો વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનને હું વ્યક્તિગત રીતે અભિનંદન પાઠવું છું, ટીમ વીઆઈએને, કે વાપીના લોકોની, વાપીના લેબરોની અને વાપીની જાહેર જનતાની એમણે ચિંતા કરી છે. અને આજે આપ જોઈ શકો છો આ એક વોર રૂમ, કોવિડ-19 વોર રૂમ, અને વોર રૂમનો એક મિશન એ હોય છે કે હવે બેકફૂટ ડ્રાઇવિંગ નહીં, ડિફેન્સિવ નહીં, હવે આપણે ફ્રન્ટ ફૂટ ઉપર રમીને કોરોના સામે ફાઇટ કરવાની છે. અને એટલા માટે જ આનું નામ આપ્યું છે વોર. અહીંયાથી આખું સરસ એવું આયોજન ગોઠવ્યું છે કે જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ મિત્રો છે, ડૉક્ટર મિત્રો છે, અમારો વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ છે, આ બધાનો સાથેનો મળીને એક આ તૈયારો પ્રયાસ છે. એમાં અહીંયા આપ જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપરથી એરિયા વાઇઝ કેમેરા ગોઠવવામાં આવે છે કે જ્યાંથી અહીંયાથી મોનિટરિંગ થઈ શકે કે કોણે માસ્ક નથી પહેર્યું, કોણ કેવી રીતે અહીંયા ફરે છે, કયા વાહનમાં આટલે લોકોને પેસેન્જર ભર્યા છે, એનું અહીંયાથી મોનિટરિંગ થઈ શકે. સ્ક્વોડ હોય, ટીમ હોય, પોલીસની ટીમ હોય આરટીઓમાં, કે જેથી સ્થળ ઉપર આના આધારે તરત જ એ વ્યક્તિને પકડી શકાય અને દંડ કરી શકાય, એની સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરી શકાય. નંબર 2, સાથે સાથે માત્ર વાપી નગરપાલિકા વિસ્તારની સાથે સાથે જે આપણા બાલીઠા છે, છીરી છે, ચલા છે, જે એડજોઇનિંગ વિસ્તારો છે કે જ્યાં પણ કોરોનાના સંક્રમણને નાથવા માટે આપણે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. આ વિસ્તારો માટે પણ જ્યાં લેબર હોય તો એની ટ્રેનિંગ આપી શકાય. અહીંયા વિઝિટર રજિસ્ટર છે અને પોઝિટિવ કેસની વિગતો છે કે જેથી કરીને ડૉક્ટર સાથે એનાલિસિસ કરી શકાય. વધુમાં માનસિક રીતે કોરોનાનો ભય નાબૂદ કરવા માટે કાઉન્સેલિંગની પણ વ્યવસ્થા આપણે અહીંયાથી વિચારી રહ્યા છીએ. वापी की 2 निजी अस्पताल कोविड-19 हॉस्पिटल बने। सरकार के नियम अनुसार कोरोना का इलाज दिया जाएगा।
वलसाड जिला में कोई भी डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत या इलाज के लिए परमिशन लेना चाहता हो तो मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी या चिकित्सक अध्यक्ष GMERS हॉस्पिटल को अपनी दरखास्त पेश कर सकते हैं। ऐसे परिपत्र के बाद वापी के सेल्बी और 21 सेंचुरी हॉस्पिटल को इसके लिए मंजूरी देने में आई है। वलसाड जिला में प्रवर्तमान डिसीज एक्ट और केंद्र राज्य सरकार के बारी बारी नियम पत्र, मार्गदर्शिका और नामदार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ मिलकर खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को परमिशन देने का सोचकर जिला कलेक्टर RR रावल ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार कोई भी खानगी अस्पताल के डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत या इलाज के लिए परमिशन ले सकेंगे। परिपत्र बाद वापी में से 2 अस्पतालों ने कोविड-19 का इलाज देने की इच्छा व्यक्त की है। इस अंतर्गत कलेक्टर ने बताया कि सेल्बी हॉस्पिटल में 20 बेड हॉस्पिटल के और 20 बेड सरकार के मिलकर 40 बेड की व्यवस्था की है, जब 21 सेंचुरी हॉस्पिटल में 17 बेड की व्यवस्था करने में आई है। ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड-19 का इलाज देने की मंजूरी देने से पहले सरकारी चिकित्सकों द्वारा उसकी जांच की जा रही है, जिसमें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था कितनी है, वेंटिलेटर कितने हैं, ICU में कितनी सुविधा है, वह सभी जांच करने में आ रही है, जिसके बाद ही परमिशन दी जाएगी। तारीख में मैं लगभग 100 बेडनी मंजूरी आपी है। एમાં વાપી ખાતે મેં સેલ્બી હોસ્પિટલ છે, એમાં 20-40 બેડ છે। 40 બેડમાંથી 20 બેડ અમે સરકારી રાખશું અને 20 બેડ અત્યારે સેલ્બી પોતે પ્રાઇવેટ ટ્રીટમેન્ટ કરી શકશે। એ જ રીતે અમે 21st સેન્ચુરી હોસ્પિટલ છે, જે નાડકર્ણી હોસ્પિટલ છે, એને પણ અમે 70 બેડ જેટલી કે એની મંજૂરી આપી છે કે જે 3-4 દિવસમાં એ પણ પોતે પ્રાઇવેટ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકશે। प्राइवेट हॉस्पिटल हसे तो एनी पोतानी जे कि अमारी डॉक्टरों टीम चकासणी कर्या पछी एना त्यां ऑक्सिजन पॉइंटनी व्यवस्था शुं छे, एने वेंटिलेटरनी व्यवस्था शुं छे, एना ICU रूमनी व्यवस्था शुं छे, ए टेक्निकली एनी चकासणी कर्या पछी ज मंजूरीनी वात आवे। ओमान में दक्षिण गुजरात के 150 सहित 6000 भारतीय कामदार फंसे, वतन वापसी के लिए भारत सरकार से लगाई गुहार, वीडियो हुआ वायरल। ओमान की एक कंपनी में पिछले 2 से 5 साल से नौकरी करते दक्षिण गुजरात के 150 सहित कुल 6000 जितने भारतीय कामदार फंस गए हैं। कंपनी में कैंपस में रखने में आए कामदारों की हालत गंभीर होते उन्हें किसी भी तरह वतन वापस पहुंचाने सरकार की मदद मांगता वीडियो वायरल किया था। कपराड़ा तहसील के सुखाला गांव के निशाल फलिया में रहते सतीश गुलाभाई पटेल नाम के कामदार ने बताया कि ओमान की निर्माण के व्यवसाय से जुड़ी अल तुर्की कंपनी में दक्षिण गुजरात के 150 सहित भारत के 6000 जितने कामदार नौकरी करते हैं। दक्षिण गुजरात के 150 गुजराती सहित देश के 4000 कामदार वाले कैंपस के एक राजस्थानी मजदूर को किसी वजह से कंपनी के सिक्योरिटी ने बेरहमी से पिटाई करते उसे हॉस्पिटल में दाखिल करने में आया था। कंपनी की इस घटना के बाद अन्य प्रांत के कामदार ने तोड़फोड़ की थी, जिससे 17 दिन पहले कंपनी बंद करने में आई थी। सतीश पटेल ने बताया कि कामदारों को 2 माह, 3 माह, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखने में आया था। 5 साल पहले जब ओमान के 1 रियाल के भारत के 160 रुपये होते तब 125 रियाल चुकाते, अब 196 रुपये हुए हैं तो 95 से 100 रियाल ही पगार के रूप से चुकाते हैं। पहले 12 घंटे की ड्यूटी देते जिसका ओवरटाइम चुकाते थे, अब ड्यूटी का वक्त 9 घंटे का करके ओवरटाइम बंद करने में आया है। जब 12 घंटे का काम 9 घंटे में करने की फर्ज दी जा रही है। हाल कंपनी बंद है, कामदारों को निम्न कक्षा का भोजन दिया जा रहा है, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा। उनके कैंपस से भारतीय एम्बेसी कैंप 300 किलोमीटर दूर है, वहां आगे कामदारों को नहीं जाने देते। सुखाला के सतीश पटेल ने बताया कि दक्षिण गुजरात के 150 कामदारों की जान पे बन आई है। भारत सरकार की ओर से मदद की आशा है, कब बस आए और उन्हें भारतीय एम्बेसी कैंपस तक पहुंचाए, इसकी राह देखते कंपनी के कैंप के गेट के पास सामान लेकर खड़े हैं। कंपनी की मनमानी से कामदार परेशान हो गए हैं, मानसिक रूप से थक गए हैं। मदद की आशा पूरी ना होते निराशा छा गई है। ऐसी स्थिति में खेरगांव के आछावणी गांव के दीपक भाई नाम के कामदार ने बीते कल कैंपस के अंदर ही खुदकुशी की थी। कामदारों ने ईमो ऐप द्वारा सरकार को रजूआत करते बताया कि उन्हें किसी भी तरह वतन पहुंचाया जाए, अब ओमान में नहीं रहना चाहते। भारत माता की, मेरा भारत, हम लोग को
पूरा 6000 आदमी जो कि अलग अलग मुल्क का है वो सब यहाँ परेशान है। कंपनी स्ट्राइक चल रहा है, कंपनी का 12-13 साइड है जो कि सब बंद है। वो कंपनी सब बंद है और आदमी लेके किधर जा रहा है, मार रहा है, क्या कर रहा है। मेरे को ये इंडिया न्यूज में जाता है, हम लोग को हेल्प करो, हम लोग को अपना इंडिया बुला लो। अतुल कंपनी में मैनेजर पर हमले में एक गिरफ्तार, 3 अपराधी को वांटेड जारी किया। अतुल कंपनी में मैनेजर की फर्ज निभाते जयेश दशरथ भाई पटेल, जिनकी उम्र वर्ष 45, 13 जुलाई के दिन अपनी फर्ज निभाकर शाम 7 बजे घर लौट रहे थे, तब कंपनी के बाहर गेट के पास जयेश पटेल की बाइक नंबर GJ16 BM1208 एक अनजान व्यक्ति ने बाइक खड़ी रखने का इशारा किया। जयेश ने बाइक खड़ी रखते पीछे से 3 अनजान व्यक्ति ने आकर लकड़ी से मारने लगे थे। 4 अनजान व्यक्ति ने मुंह पर मास्क पहने थे। जयेश ने हेलमेट पहना था। हमलावरों ने लकड़ी से हेलमेट पर वार करते हेलमेट में छेद कर दिया था। जयेश चिल्लाते आसपास से वॉचमैन आ पहुंचे थे और हमलावर फरार हो गए थे। जयेश पटेल को चोट पहुंचते पारडी अस्पताल में दाखिल करने में आया था। जिस घटना के मामले जयेश पटेल ने रूरल पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाई थी। रूरल पुलिस ने जांच करते हमलावरों में शामिल एक युवक हार्दिक को पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ की थी। हार्दिक अतुल कंपनी में काम करता था। उसके साथ मिले मेहुल, कुंचन और चिराग को वांटेड जारी किया है। हार्दिक की प्राथमिक पूछताछ में महेश पटेल को कंपनी में मोबाइल छुपा कर ले जाने के मामले से वॉचमैन ने पकड़ा था और जयेश भाई पटेल ने महेश को नौकरी से निकाल दिया था, जिससे 4 युवाओं ने हमला किया होने का कबूल किया था। संघ प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली की OIDC अब संभालेगी भंगार का व्यवसाय। दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक ऐसा प्रदेश है जहां बड़ी मात्रा में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल मल्टीनेशनल कंपनी कार्यरत है, जिसको व्यवस्थित चलाने और इंफ्रास्ट्रक्चर देने प्रदेश प्रशासन द्वारा OIDC की रचना करने में आई थी। संपूर्ण रूप से प्रशासन के नेतृत्व में काम करती OIDC अब भारत सरकार के स्टील मंत्रालय के साथ मिलकर प्रदेश की सभी कंपनियों से निकलते भंगार की खरीदी और उसे बेचने की कामगिरी करेगी। अब तक संघ प्रदेश की कंपनी में से निकलते भंगार की खरीदी और बेचने का काम यहाँ के स्थानिक लोगों द्वारा होता था, जो राजकीय दबाव की वजह से अपनी मनमानी से दाम लगाकर भंगार खरीदते थे, जिसमें कंपनियों को कई बार भारी नुकसान होता था। दमन में भंगार खरीदने बेचने का मामला कभी खून के मामले में पलटा होने के किस्से भी सामने आए हैं। एक तरफ देखें तो भंगार के व्यवसाय ने भंगार माफिया को जन्म दिया था, पर अब दमन प्रशासन ने ऐसी जबरदस्ती वाली प्रवृत्ति पर रोक लगा दी है, जिसके अंतर्गत OIDC जनरल मैनेजर चार्मी पारेख द्वारा एक सर्कुलर जारी करने में आया है, जिसमें संघ प्रदेश की कंपनियों में से निकलते भंगार के व्यवसाय को अब स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। साथ ही में दमन की कंपनी अब स्टील मंत्रालय की मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा भी ले सकेंगे, जिससे कंपनियों को हर रोज के दाम अनुसार भंगार की खरीदी और बेचना सरल रहेगा। दमन प्रशासन और स्टील मंत्रालय के निर्णय से कंपनी के मालिकों को भी बड़ा लाभ होगा और लोकल स्क्रैप डीलर के तनाव से छुटकारा भी मिलेगा। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
सिलवासा में कोरोना का कहर जारी और 21 केस सामने आए। सिलवासा में कोरोना के केस दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। आज और 21 केस सामने आए हैं। कुल केस का आंक 338 हुआ है। पर तंत्र के लिए राहत की खबर यह है कि सफल इलाज प्राप्त करके 206 लोग घर वापस लौटे हैं, जब एक्टिव केस की मात्रा 126 के पार पहुंची है। अब तक कोरोना की वजह से एक की मौत दर्ज हुई है। आज मिले केस में से जिला कलेक्टर की महिला पीए का रिपोर्ट पॉजिटिव आते कचहरी के सभी कामदार के स्वास्थ्य की जांच कर 2 दिन कचहरी बंद रखने में आई है। दमन में बुधवार को 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में बुधवार को 16 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। बुधवार को 12 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 133 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 262 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में बुधवार को 6 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 79 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 34 टाबेल में, 10 कचीगाम में, 3 तुनेठा में, 8 तलवाड़ा में, 2 भीमपुर में, 2 वरकुंड में, 1 देवका में, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 18 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में बुधवार के दिन कोरोना के 8 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में बुधवार के दिन कोरोना के और 8 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। बुधवार को आए 8 केसों में से 4 वलसाड से और 4 वापी के विस्तार में से है। इसी के साथ बुधवार को 8 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 170 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 270 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तार को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उदवाड़ा विस्तार में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे केस को ध्यान में रखकर 4 बजे के बाद दुकानें बंद रखकर जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए। पूरे देश में कोरोना मरीज की मात्रा बढ़ रही है, तब वलसाड जिला में भी कोरोना का अंक 5 दशकों को पार कर चुका है। कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता रोग है। जहां ज़्यादा भीड़ होती है, वहां कोरोना फैलने की मात्रा ज़्यादा रहती है। विशेषकर ज़्यादा भीड़ हमें बाजार में दिखने को मिलती है। तब वलसाड जिला में कोरोना महामारी को ध्यान में लेकर व्यापारियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए और दुकानें 4 बजे तक ही खुली रखने का निर्णय अब उदवाड़ा, ओरवाड़, रेटलाव, परिया वगैरह गांवों में भी करना चाहिए, जो कि पारडी शहर में व्यापारी अपनी दुकान 4 बजे के बाद बंद कर देते हैं। कुछ व्यापारी 5 बजे तक दुकानें बंद ना करते कोरोना संक्रमण फैलने का डर रहता है। जब पारडी तहसील के उदवाड़ा में देर शाम तक दुकानें खुली रहते कोरोना संक्रमण बढ़ने का डर रहता है। उदवाड़ा भगवती कॉलोनी में कोरोना के केस दिखते पुलिस ने पहुंचकर लोगों को दूर रहने सूचना दी थी। रेटलाव गांव के उप सरपंच कीर्तिभाई खिलोसिया ने बताया कि व्यापारियों को अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य के लिए सरकार को सहकार देना चाहिए और अपनी दुकानें खुली रखने का वक्त कम कर 3 से 4 बजे तक दुकानें बंद करनी चाहिए, जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए और कोरोना संक्रमण से बच सके। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करने में आया है और नियम पत्र जारी करने में आया है, जिसमें राज्य और अन्य जिला बाहर से आते लोगों को अनिवार्य 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा और इसकी जानकारी पुलिस और आरोग्य विभाग को करनी होगी। साथ ही में वलसाड कलेक्टर ने कोरोना को हराने जिला में 144 की धारा लागू कर घर घर चिकित्सक इलाज, हर रोज 150 लोगों का एंटीजन इलाज करने सहित सख्त कामगिरी शुरू की है। समस्त मारा वेपारी भाईओने मारी नम्र विनंती है कि अत्यारे जे समय चाली रह्यो छे अने समस्त वलसाड जिल्लोने पण बने त्यां सुधी मारा जाण मुजब आखा आपणा गुजरातना अंदर स्वैच्छिक व्यापारी भाईओए आ परिस्थितिने अनुकूळ पोताना व्यवसाय के पोतानो धंधो जे छे એને સમય ટૂંકાવી અને અમુક જગ્યાએ આખો નવસારી જિલ્લો 2 વાગે સદરતન બંધ કરવામાં આવે છે। સમસ્ત દુકાનની અંદર કોઈ દુકાન ખુલ્લી નથી રહેતી। એવી જ રીતે આપણો વલસાડ જિલ્લો પણ સમસ્ત બંધ કરી રહ્યા છે 4 વાગ્યા સુધીના અંદર। વાપી કયો, પારડી કયો, આપણા ઉદવાડાના અંદર જ વેપારી ભાઈઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે બી આના અંદર પોતાના સ્વૈચ્છિક અને પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે અને પોતાના પરિવારજનો માટે કે આ જે મહામારી આવી છે અને કોરોનાનું હાલમાં ઉદવાડામાં બી હમણાં ઘણા કેસીસ પોઝિટિવ આવ્યા છે,
તો એને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આપણો વ્યવસાયને થોડોક સમય આપણે ઓછો કરીએ તો મારી બધા વેપારીને નમ્ર વિનંતી છે, એક રેટલાવ ગ્રામ પંચાયતના એક ડેપ્યુટી સરપંચ તરીકે અને એક વ્યાપારી સંગઠનના એક મિત્ર તરીકે બધા વેપારીને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે આ સમયના સાથ આપીએ અને આપણા ગુજરાત રાજ્ય કહ્યું કે આપણા ભારત દેશ માટે થઈને આપણે સ્વૈચ્છિક આપણો વ્યવસાય ટૂંકાવીએ. અત્યારે તો સાહેબ બધે 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે અને નવસારી જિલ્લો આખો 2 વાગે બંધ થાય છે. એવી જ રીતે સુરતના અંદર હમણાં ઘણી ટેક્સટાઇલ મિલો છે બંધ થઈ છે અને 2 વાગે એ લોકો બી મને કાલે સમાચાર મળ્યા કે એ લોકો વેપારી બી 2 વાગ્યા સુધીમાં વ્યવસાય બંધ કરી દે. પણ મારી એવી અપીલ છે કે આપણે બી 3 થી 4ના વચ્ચે જો આપણે વ્યવસાય બંધ કરી લઈએ તો થોડુંક આપણને આના અંદર સંક્રમણ કહ્યું કે એકબીજાના અરસપરસ જે દુકાનો ખુલ્લી હશે તો વ્યક્તિ આવશે એટલે આ ઊભું થવાનું છે. તો સ્વૈચ્છિક જો વેપારી ભાઈ આપણી પોતાની રીતે, મારી તો ઓરવાળના વેપારીથી બી નમ્ર વિનંતી છે અને સરપંચશ્રીને બી કે તમે એક આના અંદર ફતવો બહાર પાડો અને વેપારીને સ્વૈચ્છિક બંધ કરવા માટે એક આહવાન કરો, એ જ મારી અપીલ છે. वापी विस्तार में तत्काल असर से 17 सितंबर तक वन साइड और नो पार्किंग जोन जारी। वापी विस्तार में तत्काल असर से 17 सितंबर 2020 तक वन साइड और नो पार्किंग जोन जारी करने में आया है। वन साइड पार्किंग जोन में एक सम संख्या में बाई और विषम संख्या वाली दिनांक में दाई ओर वाहन पार्क करने होंगे। वन साइड पार्किंग जोन में इसेल माइनिंग से वाई जंक्शन LIC सेक्टर तक, सेल माइनिंग से NR अग्रवाल पेपर मिल सेकेंड फेज, मोरारजी सर्कल से सरदार चौक से विनंती नाका, सरदार चौक से बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड फेज, एका क्लास से नेशनल हाईवे नंबर 48 तक और GSPC ट्रिपल बोर्ड सर्विस रोड को नेशनल हाईवे नंबर 48 तक के विस्तार में वन साइड पार्किंग कर सकेंगे। कम बारिश को लेकर किसानों में चिंता का माहौल। नहर के पानी से कई किसानों ने रोपण की हुई है तो दूसरी ओर बारिश पर आधारित किसान ने रोपण भी नहीं किया। नहर में पानी रोटेशन के अनुसार आता है पर इससे नजदीक के खेत को लाभ होता है, दूर के खेत को नहीं। कम बारिश को लेकर किसानों में चिंता का माहौल छाया है। कई किसानों ने रोपण किया है नहर के पानी से तो दूसरी ओर बारिश पर आधारित किसानों ने रोपण भी नहीं किया। नहर में पानी रोटेशन के अनुसार आता है पर उसे नज़दीक के खेत को लाभ होता है, दूर के खेत में पानी नहीं पहुंचता। नदियां भी सूख गई है। धान, बाजरा, नागली, जवार और सब्जियों पर किसान आधार रखते हैं। वलसाड जिला में सामान्यतः इस वक्त तक किसानों की आधी खेती पूर्ण हो जाती है पर इस बार बारिश न होते किसान चिंतित हुए हैं और बारिश की राह देख रहे हैं। तो किसानों की ये भी मांग है कि ज़्यादा बिजली मिले जिससे पानी खींच सके या तो नहर रोटेशन बढ़ाए जिससे रुका हुआ काम हो सके। वलसाड जिला में दिनांक 20 जुलाई तक हुई बारिश में साल 2016 में 27.20 इंच, साल 2017 में 50.17 इंच, साल 2018 में 66.96 इंच, साल 2019 में 41.53 इंच और इस साल 19.76 इंच बारिश हुई है। पिछले 8 साल में साल 2015 को छोड़कर बाकी सब साल में जुलाई का वक्त बारिश के रूप में देखें तो लाभदायी रहता था पर इस साल रिमझिम बारिश हुई है। साल 2013 में 53.52 रहा होने से इस साल बारिश का मौसम निष्फल जाने वाला होने का लग रहा है। वलसाड जिला में 8-10 साल से बारिश की पैटर्न निरंतर बदल रही है। सामान्यतः जुलाई माह में सबसे अच्छी बारिश होती है जिसके बाद अगस्त में भी अच्छी बारिश होती है। जून और सितंबर में कम बारिश होती है। दिनांक 20/7/2020 तक जिला की औसत बारिश 25 इंच से ज़्यादा हुई है जिसमें दिनों में बारिश नहीं हुई या तो जितनी आशा थी उसे कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने फिर से भारी बरसात की आगाही की है। ऐसे वक्त सूरज का तेज दिख रहा है। जुलाई माह पूरा होने में 10 दिन ही बाकी है, तब अब कितनी बारिश होगी और अगस्त माह कैसा रहेगा इस पर सबकी नज़र है। खरेखर आ हिंदुस्तान एवो छे कि घड़ियाळना कांटानी माफक ચોમાસું દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ આગળ વધે, તેમાંય જે દક્ષિણ ગુજરાત એટલે નિયમિત ચોમાસું અને જ્યારથી સ્ટાર્ટ થાય ત્યાંથી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી, એટલે કે પૂર્વમાંથી શરૂઆત કરે અને જ્યારે વિદાય લે ત્યારે પણ પૂર્વમાંથી જ, અને નિયમિત વરસાદ વરસતો હોય. કોઈ દિવસ આ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ અટકીને આવે એવું જોવા મળતું નથી. આજની તારીખમાં ગયે વર્ષે 1040 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ થયેલો
જ્યારે આ વર્ષે ફણસવાડા ગામે 330 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ આજની તારીખમાં થયો, એટલે ત્રીજા ભાગનો પણ વરસાદ થયો નથી, જેને કારણે ડાંગરનો વિસ્તાર હોવાથી આ વિસ્તારમાં ડાંગરની રોપણી સારી રીતે કરી શકાય નથી. જેને પાણીની સગવડ છે એણે પણ ક્યાં બોરવેલના પાણી, નહેરના પાણીથી રોપણી કરી, પરંતુ એમાં પાણી નહીં હોવાને કારણે નિંદામણ પણ ઉગી નીકળે. એટલે અને જે જુસ્સાથી ડાંગરની રોપણી જે ફરીથી ફેર રોપણી કરી હોય, એટલે ઉત્સાહથી જે છોડ આગળ વધવો જોઈએ તે વધતો નથી, અને નિંદામણ વધે એટલે મજૂરી ખર્ચ લાગે, અને ખેડૂતને આજની તારીખમાં એટલી મોટી શંકા છે કે અમને અમારા ખર્ચનું અને મહેનતનું વળતર મળશે કે કેમ, એ મોટામાં મોટી દહેશત ખેડૂતોને. રોપણી કરી ક્યાંથી શકે, કેમ કે નિયમિત નથી વીજળી મળતી. અત્યારે 4 દિવસ થયા છે નહેરનું પાણી આવ્યું, પણ નહેરના પાણી બધે ફરી શકતા નથી, અને પેલી બાજુ પંપ હોય પણ વીજળી નહીં મળે તો રોપણી ક્યાંથી કરવાના. એટલે ખેડૂતોને ઉપર આકાશ અને નીચે ધરતી, એટલે તકલીફ ને તકલીફ. ખેડૂતોની શું માંગ છે? ખેડૂતોની માંગ કોઈ જ નથી. મેઘરાજાને મહેરબાની કરે અને વરસે એ જ માંગ. એટલે કુદરત પર જ આધારિત ખેડૂત અને રહેવાનો. ગયા સાલ 128 ઇંચ જેવો વરસાદ થયેલો હતો, પણ આ વર્ષે વરસાદનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે, જેનાથી ખેડૂતોને ભારોભાર નુકસાન છે આ વર્ષે. અને ગયા વર્ષે પણ છેલ્લા ટાઈમે જે વરસાદ પડ્યો અને જે નુકસાન થયું તેમાં મોદી સરકારે જે લોકોને વળતર આપ્યું, તેમ આ વર્ષે પણ ખેડૂતોને જે આપણા દેશનો મેન પાયો છે, તો તેના માટે કંઈક મદદરૂપ થાય કે વરસાદ પડે. એ તો કુદરતી આધારિત વસ્તુ છે, પણ કંઈક બી ખેડૂતોને લાભ મળે, કારણ કે મારે ત્યાં 80-85% ખેડૂત અને ખેતમજૂર છે કે જેઓ ખેતી આધારિત જીવન જીવતા હોય. મોટે ભાગની નુકસાનીમાં તો એવું કે વરસાદ હાલે નહેરના પાણીની વાત આપણે કરીએ તો નહેરનું પાણી આપ્યું છે, 3 થી 4 દિવસ થયા છે, અને બોરના પાણી ને કૂવાના પાણી જો વરસાદ નહીં પડે તો સ્તર નીચે ઉતરી જાય, ને નીચે ઉતરવાથી આખું વરસ નબળું જશે એવું જણાય છે. પણ સરકાર એના માટે રેગ્યુલર પાણીની પણ સુવિધા આપે અને ખેડૂતને લગતી દરેક જરૂરિયાત પહોંચી પાડે. કારણ કે નિંદામણની વાત કરીએ તો ડાંગરના પાકમાં પાણીનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી નિંદામણ વધી જાય છે અને મજૂરી ખર્ચ પણ વધે છે. તેના પ્રમાણમાં ડાંગરનો એટલો કંઈ ભાવ નહીં, તેની સામે રાસાયણિક ખાતર અને પેસ્ટિસાઇડ દવાનો ભાવ વધારે છે, જેથી ખેડૂતને લાંબુ નુકસાન છે. વીજળીની તકલીફ એવી છે કે 24 કલાકની વીજળી જે ગોકુળ ગામ યોજનાની છે એ તો મળે છે, પણ તેમાં બી આખા દિવસમાં 10 થી 15 વાર કાપ મળે છે હાલે. ને જે 8 કલાક ખેડૂતોને જે મળે તેમાં સરકારને એવું નિવેદન છે કે જે રાત્રેનો ટાઈમ જે ખરો એ બંધ કરીને દિવસે જ વીજળી આપે દરેક ખેડૂતોને. એટલે ખેડૂતોને દિવસે કામ કરીને રાત્રે પાણી માટે જે તાલાવેલી કરવાની હોય તો એમાં થોડોક નિર્ણય બદલીને 8ની જગ્યાએ 12 કલાકો છેલ્લે વીજળી કરવી જોઈએ. પણ તે બી વરસાદ આધારિત છે, એટલે સરકાર આના પર કંઈક વિચારે ને ખેડૂતોને જેમ બને તેમ દિવસે વીજળી મળે. રાત્રે અમારે ત્યાં આ વિસ્તાર એવો છે કે દીપડાનું બી પ્રમાણ હોય, જંગલી પ્રાણી કે જળ જનાવર ખેડૂતોને નડે, ને દિવસે આટલું કામ કરીને રાતે બી જો લાઇટ માટે આમ તેમ ટફડવું પડે ને જો કામ નહીં થાય તો ખેડૂતોને नुकसान है। कपराड़ा बाबर खड़क गांव की मुस्लिम समाज की महिलाओं ने मेघराजा का आगमन न होते काली मिट्टी का मोर विराजमान कर गांव में बारिश आए उस हेतु से मोर को घुमाया गया। हाल में बारिश के आगमन के लिए मौसम विभाग आगाही करता है, पर हाल की स्थिति देख बारिश न होने की स्थिति दिख रही है, तो दूसरी ओर किसान बारिश की राह देख रहे हैं। तब मेघराजा का आगमन न होते प्रजा भी व्याकुल है और किसानों में भी चिंता का माहौल छाया है। अब बारिश न होते गांव की मुस्लिम समाज की महिलाओं ने काली मिट्टी का मोर विराजमान कर गांव में बारिश आए उस हेतु से घुमाया गया। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर।
वापी में 2 निजी अस्पतालें बनी कोविड-19 अस्पताल। ओमान में दक्षिण गुजरात के 150 सहित 6000 भारतीय कामगार फंसे, भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। अतुल कंपनी के मैनेजर पर हमले के मामले में 1 गिरफ्तार, 3 वांटेड घोषित। तीनों संघ प्रदेशों की OIDC अब भंगार का व्यवसाय भी करेगी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ हूं। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bowden has got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format. Who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.